हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 के प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। आज के इस लेक्चर पर जैसा कि आपको मालूम होगा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं पर हम लोग समझेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर ये आपका पेपर भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, यानी एक भाषा को हम कैसे, एक्वायर का मतलब यहां पर है लर्न करना है या सीखना, कि एक लैंग्वेज को हम कैसे सीख सकते हैं। ऑप्शन है एक्सपोजर, ऑप्शन बी मोटिवेशन, ऑप्शन सी रेपिटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपको फाइंड आउट करना है कि भाषा को हम कैसे सीख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। लैंग्वेज को सीखने के लिए एक्सपोजर भी बहुत जरूरी है, यानी कि लर्नर को कम से कम लैंग्वेज से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी भी बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है तो उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, ऐसी उसको पर्याप्त समय दिया जाए, अवसर दिया जाए टीचर्स के द्वारा कि उसको बोलने का मौका मिले, तभी उसका एक्सपोजर हो पाएगा। कि पर्याप्त टाइम दिया जाए उसको, ऐसा टाइम क्रिएट किया जाए, ऐसे अवसर दिए जाएं कि उसको पर्याप्त रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने का अवसर मिल जाए। यानी कि एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, जो एक टीचर के द्वारा भी क्रिएट किया जाएगा, और जहाँ भी बच्चा रह रहा वहाँ भी उसकी फैमिली में अगर उसको एक्सपोजर मिल रहा तो उस लैंग्वेज को सीख जाएगा। यानी कि कांटेक्ट में होना चाहिए। एक्सपोजर का मतलब है कि उस बच्चे का लैंग्वेज से कांटेक्ट होना चाहिए। कांटेक्ट क्या है? जहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश बोली जा रही है, अगर ऐसा एक्सपोजर बच्चे को मिल जाए तो लैंग्वेज को ज़्यादा आसानी से सीख लेगा। यानी कि लैंग्वेज को सीखने में एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कांटेक्ट विद द लैंग्वेज, ये कह सकते हैं। ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट है, चूंकि ऑप्शन डी सही इसका है। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन दो तरीके होता है, एक आंतरिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा होती, एक बाहरी प्रेरणा होती। आंतरिक प्रेरणा से कह सकते हैं कि अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं। और बाहरी प्रेरणा कह सकते हैं, वो कह सकते हैं मान लीजिए किसी को कहीं जॉब की जरूरत है और वहां इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, तो उसको वो उस तरीके सीखेगा, वो बाहरी प्रेरणा सीखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए किसी भी परिस्थिति में लैंग्वेज को बोलने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए स्वप्रेरित होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो सीखते हैं। तो कहने का मतलब है लैंग्वेज को सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, प्रेरणा बहुत जरूरी है। आंतरिक प्रेरणा भी हो सकती है और बाहरी प्रेरणा भी हो सकती है, दोनों तरीका हो सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेज को सीखने में मोटिवेशन यानी प्रेरणा की बहुत जरूरत होती है। रेपिटिशन यानी पुनरावृत्त, बिल्कुल सही। लैंग्वेज को तभी हम सीख सकते हैं जब किसी टीचर्स के द्वारा बच्चे को कुछ ऐसा टूल्स दिए जाएं, ऐसे वर्ड लिस्ट दी जाए या कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया जाए और बच्चा उसको रिपीट करे, पुनरावृत्ति बार बार करे। तो बार बार रिपीट करने से भी बच्चा सीखता है, लैंग्वेज को सीख सकता है। तो यानी कि रेपिटेशन भी बहुत जरूरी है। जब बच्चा बार बार सेंटेंस कोई लर्नर सीखेगा, बोलेगा, तो निश्चित रूप से लैंग्वेज को सीख सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं लैंग्वेज को सीखने में एक्सपोजर की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, रेपिटेशन यानी पुनरावृत्ति की जरूरत है। यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ये बहुत ही कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, तो इसको आप समझ लें। इसका करेक्ट आंसर डी है। What are the two productive skills? जैसा कि आपको मालूम होगा इंग्लिश लैंग्वेज में 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, उनमें से 2 रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं एंड 2 प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। इस क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्टिव स्किल्स को बताना है। ऑप्शन ए है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन डी लिसनिंग एंड रीडिंग। अब आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी 2 प्रोडक्टिव स्किल्स हैं।
इसका करेक्ट आंसर है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसमें चूंकि ये स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं और लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल होती हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना। लिसनिंग में हम क्या करते हैं, किसी चीज को सुन करके उसको रिसीव करते हैं, रीडिंग में भी हम उसको पढ़ करके रिसीव करते हैं, लेकिन स्पीकिंग में इसीलिए इनको मतलब लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल कहा गया है। स्पीकिंग और राइटिंग में हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को, किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लें हम बोल रहे हैं तो हम वर्ड ही यानी शब्द बोल रहे हैं, शब्दों का प्रोडक्शन हो रहा है। इस तरीके से समझाने का तरीका मेरा है कि स्पीकिंग यानी कि हम बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। राइटिंग जब हम लिखते हैं तो शब्द ही बनते हैं, वो भी शब्दों का प्रोडक्शन होता है। तो कह सकते हैं स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल है। यहां पर चूंकि ये प्रोडक्टिव स्किल के विषय में पूछा जा रहा है तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा कर पूछ दिया था, इसको आपको रट लेना है कि इसमें कौन सी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, कौन रिसेप्टिव स्किल है, हर बार पूछा जाता है। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज यानी कि हमारे यहाँ जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है उसका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यानी द्वितीय भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज को हम टीचिंग कर रहे हैं उसका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कौन सा, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी द्वितीय भाषा यहाँ जो कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं उसका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इन चारों में से 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऐसा है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब सेकेंड लैंग्वेज का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, ऑप्शन बी टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रिहेंशन, ऑप्शन सी टू फॉरगेट द मदर टंग, ऑप्शन डी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। देखिए, देखा जाए किसी भी लैंग्वेज का के एम की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो ये तो उसका रहता ही है, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, ये तो उद्देश्य होता ही नहीं। टीचिंग का ये तो उद्देश्य होगा ही, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, कि जब हम बच्चे को सिखा रहे हो तो कम से कम वो अगर कोई बोल रहा है उस लैंग्वेज को समझ जाए, ये तो उद्देश्य का होगा ही। ऑप्शन बी देखते हैं, टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रिहेंशन। अब जब लैंग्वेज सिखा रहे हैं उस लैंग्वेज को समझ के साथ वो पढ़ ले, ये भी एक लैंग्वेज का उद्देश्य होगा, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी टू फॉरगेट द मदर टंग, अपनी मातृभाषा को भूल जाना, ये किसी भी लैंग्वेज का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कि हम यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, कि सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा को ही भूल जाए। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमारा यह उद्देश्य को थोड़ी है कि अपनी हिंदी भाषा ही भूल जाए। किसी भी रूप में ऐसा उद्देश्य टीचिंग का नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए कि मातृभाषा भूल जाए। ऑप्शन डी है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, ये तो उद्देश्य होता ही है कि भाषा को, लैंग्वेज को सही रूप से लिखे। तो इस प्रश्न के अनुसार किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा ही, मदर टंग ही भूल जाए। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग। इनमें से कौन सा कंपोजिशन है जो छात्र को, स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग प्रदान करता है, कि फ्री तरीके से सोच सकता है। ऑप्शन है राइटिंग कंपोजिशन, ऑप्शन बी ओरल कंपोजिशन, ऑप्शन सी गाइडेड कंपोजिशन, ऑप्शन डी फ्री कंपोजिशन। इनमें से कौन सा कंपोजिशन है जो बच्चे को फ्री तरीके से, स्टूडेंट्स को फ्री तरीके से सोचने का अवसर देता है?
इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट है। अब पहले हम समझते फ्री थिंक कंपोजिशन होता क्या है, कि जब भी कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स लैंग्वेज को सीख जाता है तो उसको एक तरीके से फ्री थिंकिंग का अवसर मिलता है कि अपने आइडियाज को वो अपनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मान लो उसके मन में कोई विचार आए तो फ्री तरीके से अपने आइडियाज को लिख सके, वो अपने अनुसार शब्दों का चयन कर सके, अपने विचारों अपने अनुसार अपने विचारों को भी एक्सप्रेस कर सके। उसमें किसी टीचर का, किसी समाज का या किसी फैमिली का प्रेशर या दबाव नहीं होगा। फ्री तरीके से वो अपने शब्दों का चयन करेगा, अपनी भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स का चयन करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं फ्री थिंकिंग, यानी कि फ्री कंपोजिशन में पूरी तरीके से स्टूडेंट्स फ्री होता है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके अपने वर्ड्स होते हैं, उसके अपने सेंटेंस होते हैं, उसके अपने आइडियाज होते हैं। अब फ्री कंपोजिशन में आता क्या क्या है, जैसे कोई एप्लीकेशन लिखना है, ये भी फ्री कंपोजिशन में आता है। ऐसे राइटिंग भी फ्री कंपोजिशन, ऐसे में बिल्कुल फ्री होता है, आप लिखिए अपने विचारों को। स्टोरी राइटिंग भी फ्री कंपोजिशन में आता है, अगर आपको बच्चा स्टोरी लिखना चाहे अपने विचारों से लिख सकता है। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग, ये कई तरीके की जो राइटिंग्स हैं जिसमें भी स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से फ्री तरीके से सोचने का अवसर मिलता है और लिखने का अवसर मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन विच कंपोजिशन प्रोवाइड फॉर फ्री थिंकिंग, इनमें कौन सी कंपोजिशन है जो बच्चे को बिल्कुल फ्री तरीके से सोचने के लिए अवसर प्रदान करती है, फ्री थिंकिंग। ऑप्शन डी करेक्ट। गाइडेड कंपोजिशन को हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने किसी बच्चे को कहा कि एक्टिव बाइक के सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव बाइक में चेंज करिए, तो उसको गाइडेड कहेंगे। या हमने उसको कोई डिक्टेशन दिया, कोई सुलेख बोला, तो ये हम गाइड करें, को वही बच्चा लिखेगा जिसको मैं गाइड कर रहा हूं। कभी कभी डिक्टेशन होता और सुलेख जिसको कहते हैं, या कोई सेंटेंस हमने दे दिया बच्चों को तो वो वही रिपीट करेगा, उसको गाइडेड करेंगे। जो टीचर गाइड करेगा वही बच्चा लिखेगा, उसको गाइडेड कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा। इस पर एक अलग लेक्चर हम अपलोड करेंगे, उसमें राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन क्या होता, इस पर हम और डिटेल करें। आज चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करें, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी, हालांकि बहुत डिटेल में बता दिया, यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा फ्री कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कौन कौन चीज़ों को इंक्लूड हम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। पोएट्री को पढ़ाने का या कविता को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए एंजॉयमेंट, ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन सी अप्रिसिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव पोएट्री पढ़ाने का या कविता पढ़ाने का है? निश्चित रूप से एंजॉयमेंट तो होता ही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी हम पोएट्री पढ़ाएंगे तो बच्चा लर्नर, टीचर स्वयं भी एंजॉय करेगा, और जो लर्नर है या जो भी पोएट्री को सुनेगा, इस समझेगा, वो एंजॉयमेंट, आनंद प्राप्त हो चुका है। पोएट्री में बहुत अच्छी पोएट्री कविताएं होती हैं, लोग सुनते हैं, कविता पाठ करते हैं बहुत लोग, आप लोग सोचते हो, सुनते भी होंगे। तो एंजॉयमेंट तो इसका ऑब्जेक्टिव तो मस्ट है कि पोएट्री टीचिंग का होगा ही। कंप्रिहेंशन माने समझ, ये भी इसका उद्देश्य। जब तक आप उसके भाव को, अर्थ को, सेंस को, पोएम्स को नहीं समझेंगे, उसके मीनिंग को नहीं समझेंगे, तो मतलब क्या है, यानी कंप्रिहेंशन भी ऑब्जेक्टिव है पोएट्री का। यानी जब भी पोएट्री पढ़ाई जा रही है तो ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसके सेंस को, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को लर्नर सीख जाए। तो ऑप्शन बी भी सही है। बिना समझे कंप्रिहेंशन में समझ होता है, बिना समझे उसको एंजॉयमेंट कैसे करेंगे, तो कंप्रिहेंशन भी इसका ऑब्जेक्टिव है। अप्रिसिएशन, प्रशंसा। प्रशंसा किसकी? ब्यूटी ऑफ थॉट्स, इस पोएम में उसके क्या थॉट्स हैं, ब्यूटी ऑफ इमेजेज,
जब भी कोई पोइट्री पढ़ती है एक मन में एक इमेज, एक छवि बन जाती है, इमेज बन जाती है, चित्र बन जाता है। बिटिया इमोशंस, उसमें फीलिंग्स, इमोशंस क्या है उसकी अप्रिसिएशन करना। ब्यूटी ऑफ स्टाइल एंड लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज की का मतलब क्या स्टाइल है, उसकी लैंग्वेज की सुंदरता क्या है, उसका भी एप्रिसिएशन बनता है। तो यानी कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन भी ऑब्जेक्टिव होता है पोएट्री टीचिंग का। इस तरीके से कह सकते हैं ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ द, यानी कि एक पोएट्री को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, आनंद उससे प्राप्त हो, कंप्रिहेंशन में एक समझ हो, अप्रिसिएशन माने उसमें जो भी पोएट्री के थॉट्स हैं, इमेज हैं, इमोशंस है, स्टाइल, लैंग्वेज है, उसकी एक प्रशंसा भी की जाती है, अच्छा भी लगता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये 5 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और बता दें कि कभी कभी तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते, कभी घुमा दिया जाए थोड़ा, लेकिन कई बार जो हम ट्रेंड देखेंगे, सभी क्वेश्चन को इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, लगभग 5 या 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो उसमें देखिए कभी कभी थोड़ा चेंज करके वही रिपीट क्वेश्चन कर देते हैं। तो इसको आप डिटेल समझें, सभी मैंने बताया भी डिटेल में, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि इसके पैटर्न को बदलने, क्वेश्चन यही रह गया, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से सोच समझ करके पढ़ना है, बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया भी है। और नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, तब तक इसको देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।